Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. और हमेशा की तरह मेरी वॉइस और बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा क्योंकि आज जो वीडियो में होने वाला कंटेंट है वो आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि जो आप सबका एग्ज़ाम है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इस बार ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको इग्नोर करनी है। तो सबसे पहले जो मेरा सजेशन रहेगा, जब आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कई बार जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में नोट लिख देते हैं और फिर हम जो है वो उस नोट का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। तो आपको नोट का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन है उसमें नोट पूछा गया है या फिर क्या पूछा गया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। दूसरा आपने क्या करना है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा मिलने जुलने वाला जो आंसर होता है वो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन पे दे दिया जाता है, जबकि जो रियल आंसर होता है वो 4th ऑप्शन पे जाकर रखा जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि एकदम फर्स्ट ही ठीक है तो आप बिना 4 ऑप्शन पढ़े आप पहले को टिक करके आगे, नहीं। जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे आपने 4 के 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और फिर जाकर जो है वो जो सही ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। तीसरा पहले कॉन्फिडेंस नहीं हार जाना है आपने। 150 क्वेश्चंस आएंगे और ऐसा होगा, समटाइम्स हो भी सकता है कि आप जो है वो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और आपके लगातार लाइन में ही 10 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका सारा एग्जाम ही खत्म हो गया, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे मोमेंट में जो है वो हिम्मत हार जाते हैं और बाकी क्वेश्चंस को फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं और उनको फॉर ग्रांटेड लेने के चक्कर में क्या होता है कि आगे मतलब यूं ही टिक करके आ जाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि उनका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। बेसिकली 150 के 150 क्वेश्चंस को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है आप लोगों ने। जो पहला क्वेश्चन है, अगर सीरीज़ में भी आपको लगता है कि आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो भी आपने बाकी एग्ज़ाम में होप रखनी है और जब तक 150 क्वेश्चन आप नहीं कर लेते तब तक आपने हिम्मत नहीं हारनी है और उसी एनर्जी से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करनी है जिस एनर्जी से आप फर्स्ट क्वेश्चन को गए थे। अब मेरा नेक्स्ट सजेशन उन लोगों के लिए होगा जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप एग्ज़ाम मतलब करने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे, तो आप जो है वो पेपर 2 से स्टार्ट करिए। जब आप पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन करिए। उसके बाद जब आप पेपर 1 पे जाएंगे तो पेपर 1 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें एक्सेप्ट डीआई एंड मैथ्स। डीआई और मैथ्स को लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। लास्ट में जब आपके पास टाइम बचेगा आप उसको सॉल्व करें। और समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि जो इवन वन ऑफ माई क्लासमेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने लिटरली 55 मिनट्स डीआई पे लगा दिए थे बिकॉज उनका मैथ्स अच्छा था और ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन भी था जैसा रेलेवेंट उनका आंसर निकल रहा था तो वो उसको टिक करते जा रहे थे। लास्ट में उन्हें लगा कि उनके सारे क्वेश्चन सही हैं बट आंसर की पे पता चला कि उनके 5 के 5 गलत थे। तो ऐसा होता है कि डीआई पहले सॉल्व करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और इवन जब मेरा एक अटेम्प्ट था जिसमें मैं एक क्वेश्चन से रही थी, उसमें मेरे 13 क्वेश्चंस जो हैं वो छूट गए थे, मतलब पेपर 2 के। वो इसीलिए क्योंकि मैंने 30 मिनट डीआई पे लगा दिए थे, ना मुझसे डीआई सॉल्व हुई थी और ना आगे मुझसे कुछ हो पाया था। तो आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि स्टार्ट कहीं और से करिए। डीआई अगर आपका अच्छा है तो आप, अगर आपका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तब आप डीआई पहले कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो आपको जो है वो डीआई लास्ट के लिए ही छोड़नी चाहिए। दिस इज़ व्हाट माय सजेशन इज़। दूसरा एक जो डाउट सब बच्चों का रहता है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं उसका आंसर और फिर उसको रिव्यू पे डाल देते हैं और लास्ट में अगर ऐसा होता है कि टाइम ख़त्म हो गया तो वो क्या हमारे क्वेश्चंस जो है वो सबमिट हो जाएंगे। पहले ऐसा हुआ करता था कि वो सबमिट हो जाते थे और यूजीसी नेट जो आपने टिक किया होता था उसको ही आंसर मान लेता था। लेकिन लास्ट जब मैंने अटेम्प्ट दिया था अपना अभी दिसंबर में, तो उसमें एक वो लिखा गया था पॉइंट उस एग्ज़ाम में कि जो सबमिट कर दिए जाएंगे आंसर सिर्फ उन्हीं को सही माना जाएगा। अगर आपने टिक करके भी रिव्यू पे डाला है तो उसको आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप रिव्यू पे डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि उतना टाइम आप उसके पास जाके बाद में उसको लगा सकें, है ना। जब भी आप ध्यान रखिए कि कोई क्वेश्चन अगर आप रिव्यू के लिए छोड़ते हैं तो आपने उस रिव्यू वाले क्वेश्चन को क्या करना है, उसका आंसर सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपको उसी टाइम लगता है कि सही है ना। बाद में लास्ट में क्या करिए
कि जितना जैसे आधा घंटा या फिर 40 मिनट्स पहले आप एग्ज़ाम ख़त्म कर दिए। फॉर एग्जांपल मानिए कि 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में हैं, 70 आपने अटेम्प्ट कर लिया और 30 आपने रिव्यू पे डाल दिए एग्जाम्पल। तो फिर जब आप पेपर 1 पे जाएंगे तो पहले उन 30 रिव्यू वालों को जल्दी जल्दी सॉर्ट करिए। अगर उसमें फिर 10 रहते हैं रिव्यू के लिए, उसको आप लास्ट में कर सकते हैं, पर इतना बड़ा नंबर रिव्यू पे छोड़ के जाना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि रिव्यू पे पहले तो जो जेन्युइनली क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको छोड़िए, उसके बाद पेपर 1 के रिव्यू वाले देखिए और लास्ट में उतना टाइम पहले आ जाइए उन रिव्यू को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि लास्ट में आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा और रिव्यू वाले क्वेश्चंस रिव्यू करने का भी टाइम नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि 30 क्वेश्चन रिव्यू पे छोड़े हैं लेकिन 70 टिक करें तो आपको लग रहा है कि नहीं मैंने तो पेपर 2 पूरा ही कर लिया। नहीं, ठीक है। मैं बस ये कह रही हूँ कि रिव्यू पे तभी छोड़िए जब जल्दी जल्दी पेपर फिनिश करके लास्ट में आप उनको जेन्युइनली रिव्यू कर सकें। इतना बड़ा नंबर भी आप रिव्यू पे नहीं छोड़िए कि लास्ट में आके उस रिव्यू वाले क्वेश्चन को आप देख ही ना पाएँ। ये था मेरा नेक्स्ट सजेशन। उसके बाद ये कि जैसे आप जब अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो वहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका स्क्रीन टाइम नहीं होता है। यूजुअली हम लोगों को मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को आई थिंक 2 मंथ्स पहले से ही कह दिया है कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करें। वो आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी फ्री टेस्ट भी दे के रखे हैं। अब वो फ्री टेस्ट में हो सकता है आपको इजी क्वेश्चंस पूछे हों उन्होंने, तो पर वो इसलिए है ताकि आपकी आंखों की और आपके माइंड की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। आप 150 क्वेश्चन अगर स्क्रीन पर लगाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि बहुत ईजी बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं हमारा माइंड उनको सॉल्व नहीं कर पाता है। ऐसे टाइम पर आप क्या एग्ज़ाम हॉल में बीच में पानी पी सकते हैं, आधे मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं और फिर वापस से रीस्टार्ट करें। पर ऐसा नहीं करना है कि माइंड थक चुका है, कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हुई और आप हिम्मत ही हार गए। एग्ज़ाम मैं समझती हूँ कि जब आप लोगों का एग्ज़ाम पता कब निकलता है, एग्ज़ाम उस वक्त निकलता है जब आप थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप को लेकर के। यूजुअली हम मतलब किसी भी बच्चे की तैयारी पूरी नहीं होती। मुझसे पहले एक मेरी फ्रेंड हैं, आई थिंक मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट को बिलोंग करती हैं वो काफ़ी टाइम से नेट JRF की प्रिपरेशन कर रही हैं, 4-5 साल से। तो नेट हो गया उनका, वो JRF की तैयारी कर रही हैं। तो 4 साल हो गए हैं उनको, लेकिन स्टिल वो कहती हैं कि अभी भी ऐसा फील होता है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि सिलेबस किसी का कभी भी पूरा नहीं होता। अगर आप सोचेंगे कि आज मैं ये वाले अटेम्प्ट के नेक्स्ट वाले में तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, आप चाहे जितनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए, लास्ट में हर एक एस्पिरेंट को यही फील होता है कि कुछ ना कुछ बाकी रह गया है या फिर कुछ और अच्छा हो सकता था। द थिंग इज़ कि आपके इतने पढ़े का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको एग्ज़ाम में अप्लाई करके नहीं आ सकते। उन 3 घंटों में जो आपने एक भी शब्द अगर अपने जीवन में सीखा है, अगर आप उसका वहाँ पे सही से इस्तेमाल करके आ पाए तभी उस चीज़ का फ़ायदा है, अगर अदरवाइज़ उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, कई बार ऐसा होगा कि आप में से कुछ बच्चों के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स छूटेगा, कई ऐसे होंगे जिनकी थ्योरी छूटेगी, कई होगा जिसका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट छूटेगा। तो ऐसा नहीं है, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत थिंकर्स का वहाँ पे थॉट समझ आ ही जाता है। तो अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मैं कर लूँगा। और जाने से पहले आप ये कर सकते हैं कि क्रोनोलॉजी अच्छे से याद करके गए, जो भी आपके सब्जेक्ट में, अगर आप किसी और सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं या पॉलिटिकल साइंस को बिलोंग करते हैं तो अपनी क्रोनोलॉजी अच्छे से देख के जाएँ कि किसके बाद क्या क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं आप रिलेट करके भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे अंदर एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाती है। फिर हमारा जो माइंड होता है ना वो चीज़ें रिलेट कर लेता है। वो हमारी गलती होती है कि हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं और ओवर थिंकिंग के चक्कर में और गलत करके आ जाते हैं। पर अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। अगर चीज़ें अभी तक कंप्लीट नहीं भी हो पाई हैं तो ये मानिए कि जितना मैंने पढ़ा है मैं उसी के साथ ही सब हैंडल करके आऊँगा और सब अच्छे से करके आऊँगा, ठीक है, या आऊँगी। यही एक सही अप्रोच जो मैं समझती हूँ वो है। और इसके अलावा एक जो मैं लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में क्या है ना कि आपका जो माइंड होता है, जब कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी डेट मानो आपको याद नहीं आ रही है कि इसका आंसर क्या है,
तो माइंड में जो सबसे पहले चीज़ स्ट्राइक होती है, क्योंकि किसी ज़माने में हो सकता है हमने उस चीज़ को पढ़ा हो, वो 80% सही होता है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा माइंड हमें सबसे पहले बता देता है कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही है। हम ओवर थिंकिंग करके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को भी रिलेट करने की कोशिश, सेकंड और थर्ड ऑप्शन को भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन के साथ, जिसकी वजह से हमारा जो वो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपके माइंड ने आपको बताया है कि ये सही है, हमेशा पहली ही बार 80% सही होती है। उस चीज़ को जाके टिक करिए। और सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं लास्ट में आंसर चेंज करने की, तो वो आंसर चेंज नहीं करने हैं। जो आपने टिक करा उसी को टिक रहने दीजिए। अगर आप 100% श्योर हैं कि जो आपने वो वाला आंसर टिक करा था वो गलत है और उसकी जगह वो दूसरा सही है, 100% अगर आपको याद आ जाता है तो ही जाके उसका आंसर चेंज करना है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं करना है कि माइंड ने पहली बार में कुछ बोला, आपने उसको टिक किया, फिर बाद में लास्ट में जब 5 मिनट बचे हैं, आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, लाइक आपका सारा 150 क्वेश्चंस डन है, फिर जाके आप जो ये बेवकूफ़ी करके आते हैं कि 5 के 5 6 ऑप्शंस चेंज करके आ रहे हैं, वो बिल्कुल गलती नहीं करनी है। उसकी वजह से मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे ठीक आंसर्स होते हैं वो हम चेंज करके आ जाते हैं। और एग्ज़ाम में आप देखिए मेरिट बनती है 4-5 नंबर्स के बेसिस पर ही। आप या तो रहेंगे 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, और ये वही क्रूशियल नंबर्स होते हैं जिसको हम अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से जो है वो गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है एग्ज़ाम में। बाकी और क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं, यही कर सकते हैं आप कि अगर आपको लाइन से 4-5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए सबका आंसर आप सी करके आ जाएं, ए करके आ जाएं। ये तो बहुत बेसिक है जो सारे करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे बाय हुक और बाय क्रुक आपका एम यही होना चाहिए कि हम किस प्रकार से ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ला सकते हैं। तो यही आपका एम होना चाहिए। बाकी लास्ट मोमेंट पे जो मैं आपको कहूँगी, मुझे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम अब हम PYQ करें या फिर रिवाइज़ करें। मुझे लगता है कि मैं आपको 2 महीने से PYQ करने के लिए कह रही हूँ। अब तक जिन लोगों ने मेरी बात मानी होगी, वेरी वेल एंड गुड। अब आपकी जितनी प्रैक्टिस होनी थी PYQ के लिए वो हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि अब आपको रिवाइज़ करना है तो आप फैक्ट्स रिवाइज़ करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतने फैक्ट्स रिवाइज़ करिए। और अगर अब आपको PYQ के लिए टाइम नहीं लग रहा तो अब आप मत लगाइए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जब मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था उस टाइम पे मेरे एक क्लासमेट थे जिनका JRF हो चुका था। मैंने उनसे पूछा था कि अब मुझे PYQ लगानी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुमने 30 या 40 PYQ मतलब क्वेश्चन पेपर्स भी लगाए हैं अगर, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फैक्ट्स पढ़ने चाहिए तो तुम फैक्ट्स पढ़ो। इसीलिए लास्ट के 2 दिनों में मैंने फैक्ट बुक पढ़ी थी और उसी से मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। लाइक उस टाइम पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, एक ऑफिशियल जिसमें मैं PDF शेयर करती हूँ और एक दूसरा जिसमें बच्चे आपस में कंटेंट शेयर करते हैं और बात करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमारा 3रा-4था अटैम्प्ट है एंड काफ़ी टाइम से हम पढ़ रहे हैं, अब ये डाउट है, वो है, मोटिवेशन कम हो रही है, ऐसा हो रहा है। देखिए लास्ट मोमेंट पे ये सब होना इज़ वेरी नेचुरल। यू आर अ ह्यूमन बीइंग और हर एक इंसान के साथ ये चीज़ें होती ही हैं, तो इट्स वेरी नेचुरल। अगर ये नहीं हो रही हैं इसका मतलब कि कुछ कमी है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो रात को 3-3 बजे तक नींद ना आना, कल के दिन की तैयारी करना, स्ट्रेस होना, डिफरेंट सिनेरियोज़ इमेजिन करना इज़ वेरी नेचुरल। तो इस चीज़ को ऐसा मत फील करिए कि ये कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, बिकॉज़ यू आर नॉट यूनिक स्पेशल कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। लाइक जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, लगभग 99.9% बच्चों के साथ यही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप गलत जा रहे हैं, कुछ है। अपने अंदर हिम्मत रखिए और 150 क्वेश्चंस को सीरियस लीजिएगा। जितने लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो चीज़ों को, उतना करने की कोशिश करिएगा। डेट्स में माइंड के पहले ऑप्शन को ही टिक करके आइएगा, लास्ट में ऑप्शन चेंज मत करिएगा और अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा रखिएगा। यही टिप्स एंड ट्रिक्स है और यही स्ट्रैटेजी है एक एग्ज़ाम को निकालने की।
मेरी एक बहुत करीबी इंसान है, वो कहते हैं कि तुम चाहे 10 घंटे पढ़ो, 12 पढ़ो या 15 पढ़ो, इट डजेंट मैटर अगर तुम उस चीज़ को एग्ज़ाम में जाके अप्लाई नहीं करके आ पा रहे हो। और कोई 3 घंटे पढ़ने वाला बच्चा वो 3 घंटे जो उसने पढ़ा है उसको सही से वहाँ पे अप्लाई करके आ रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितने घंटे पढ़ा, इट्स अबाउट कि आप उस चीज़ को अप्लाई कैसे करते हो। अप्लाई आप तभी कर सकते हो जब आपका माइंड साउंड हो और जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि जब आपका माइंड एक अच्छी स्टेट में होगा तभी आप वहाँ पे एक्शन कर पाएंगे, तभी आप वहाँ पे चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। और आई थिंक दिस इज़ इट। आज की वीडियो को भी यहीं ख़त्म करती हूँ। आपके एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आई विल ट्राई कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने पॉलिटिकल प्रोसेसेस का कोर्स आगे वीडियोस आएंगी या नहीं, मैंने काफ़ी थिंकर्स करा दिए हैं। पॉलिटिकल प्रोसेसेस का आई थिंक 80% सिलेबस इज़ डन। जस्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो आई डोंट थिंक सो कि अभी मैं करवा पाऊँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट वो आपको खुद से करना पड़ेगा। वो आप एक प्रद्युमन सर की बुक है, उसमें से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का चैप्टर पढ़ लेंगे। और थिंकर्स मैंने करवा दिए हैं। बाकी जो बच्चे रिमेनिंग थिंकर्स हैं उनकी वीडियो एजुसीकर के चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल। और सार सक्सेस करके एक चैनल है, वहाँ पे 30 थिंकर्स का आई थिंक एक बहुत क्रक्स टाइप उन्होंने दिया हुआ है, 1-2 घंटे की वीडियो है, आप वो जाकर भी देख सकते हैं। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करवा दिया गया है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। एंड बाकी जो सोर्सेज है वो तो मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिए, बट लास्ट में अभी ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी टाइम है रिविज़न का। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे प्रद्युमन सर की वो वाली बुक है जो मैंने आपको काफ़ी पहले सजेस्ट करी थी, उसका आई थिंक किसी ने PDF भी डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। तो आप ये कर सकते हैं कि उसको इन 4-5 दिनों में पूरा ख़त्म करें, फर्स्ट टू लास्ट। तो रिवीजन करने का यही तरीका होता है, अपने लिए एक बड़ा गोल सेट करें और उसको अचीव करें, और जितने हो सकता है फैक्ट्स को करें। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की क्रोनोलॉजी याद करें, वेस्टर्न की क्रोनोलॉजी याद करें, IR की बुक्स याद करें, थ्योरी की बुक्स याद करें, और उसके अलावा मेन थिंकर्स के क्या क्या थॉट्स है वो याद करें। ठीक है, और चलिए, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।